धारचूला में मुख्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी ने की बैठक में विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। सीएम धामी बाल युवा समागम कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने 2 दिवसीय बाल युवा समागम को किया शुभारंभ। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष पहुंचे किच्छा। यादव समाज के लोगों ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष का किया स्वागत। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मसूरी के गर्ल्स कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने खेल मैदान का किया लोकार्पण। सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि पहली खबर धारचूला से, जहां पर धारचूला मुख्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वालिदिया के नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वालिदिया ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा 20 दिसंबर को जौलजीबी पहुंचेगी, जिसका कार्यकर्ता जौलजीबी में भव्य स्वागत करेंगे और 21 दिसंबर को धारचूला में ऐतिहासिक जनसभा होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, साथ ही कई बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि धारचूला विधानसभा में बीजेपी की जीत निश्चित है और कांग्रेस के विधायक का 10 साल का कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक रहा है। जनता विधानसभा में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस दौरान धारचूला विधानसभा में यात्रा संयोजक, मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तराखंड प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा चल रही है और 20 तारीख को उसका पड़ाव धारचूला विधानसभा में है। 20 तारीख को जौलजीबी में विजय संकल्प यात्रा का आगमन होगा, जिसका नेतृत्व हमारा प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। और 20 तारीख को जब जौलजीबी में उसका स्वागत होगा और 21 तारीख को धारचूला में जनसभा होगी। उस जनसभा में हमारे इस विजय संकल्प यात्रा में हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी और उत्तराखंड सरकार में ही कैबिनेट मंत्री श्रीमान अरविंद पांडे जी का यहाँ पर संबोधन भी होगा। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बिशन सिंह चुफाल जी, वो भी इस यात्रा में। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय कार्यक्रम में खटीमा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं सीएम ने घोषणा की कि खटीमा के कंजाबाग चौराहे में एक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। साथ ही सीएम ने खटीमा के ARTO ऑफिस खोलने की भी घोषणा की है। साथ ही सीएम धामी ने खटीमा में कुल 269 करोड़ की 84 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खटीमा में 400 छात्र छात्राओं का जनजातीय आवासीय एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण महत्वपूर्ण है। और इस दौरान सीएम धामी के साथ चंपावत के सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। हमारे जनजाति के बच्चों को उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। नीचे भैया पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा था। अंततः पिछले 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारा इसका ये स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस
क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने बाल युवा समागम कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा के साथ प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने 2 दिवसीय बाल युवा समागम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने खटीमा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है जो आने वाले समय में ऊर्जा और उत्साह का काम करता है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष अरुण यादव किच्छा पहुंचे, जहां पर यादव समाज के लोगों ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चे के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करने पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, इसलिए ओबीसी समाज की सभी जाति बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करके प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है जनता। ओबीसी के सभी भाइयों ने हर वर्ग के ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं सभी भाई लोगों ने स्वागत किया और पार्टी के 2022 के चुनाव को देखते हुए सभी लोगों को एक साथ जोड़कर पार्टी के हित में पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास किया जाएगा और अपनी टीम के साथ पूरे जिले में काम किया जाएगा। पार्टी के लिए वोट मांगा जाएगा। मसूरी के गर्ल्स इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने खेल मैदान का लोकार्पण किया। साथ ही गणेश जोशी ने स्कूल को हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिलाया है। वहीं गणेश जोशी ने स्कूली छात्राओं को ब्लेजर कोट के साथ और म्यूजिक सिस्टम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रदेश का नंबर 1 स्कूल बनने के लिए है और वो सपना जो है वो पूरा करेंगे और सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 20 दिसंबर को प्रदेश के सीएम धामी मसूरी वासियों को पार्किंग और टाउन हॉल की सौगात देंगे और मसूरी में 0 पॉइंट में 500 वाहनों की पार्किंग का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है और कोई भी मुद्दा अब बचा नहीं है। साथ ही शिफन कोर्ट को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम की तरफ से भूमि पूजन किया जाना है और जल्द ही शिफन कोर्ट के निवासियों को घर मुहैया करवा दिया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुत ही संघर्ष करने के बाद मसूरी पेट्रोल पंप के पास पार्किंग का निर्माण हो पाया है, जिससे मसूरी वासियों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ के प्रबंधक द्वारा, यहाँ के प्राचार्य द्वारा मुझसे एक इंडोर खेल के मैदान की मांग की थी। आज लगभग 22.5 लाख की लागत से हमने उसको बनाकर आज लोकार्पित किया है। क्योंकि एक ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आज महिला शिक्षा में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक बच्ची शिक्षित होती है, बड़े होकर माँ का स्वरूप धारण करती है और एक माँ शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए मेरी कोशिश रही है जहाँ जहाँ भी मैं इस प्रकार के विद्यालयों में जाता हूँ कुछ ना कुछ देने का कोशिश करने। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राजधानी पार्क से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक सांस्कृतिक रैली निकाली और इस दौरान संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की है। इस रैली में राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने महिला मंच के स्थापना दिवस पर रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम अपने उत्तराखंडी अस्मिता, पहचान, सम्मान और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जमीनें उत्तराखंड वासियों के हाथों बची रह सकें, इसके लिए 2018 के भू कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि लागू मौजूदा भू कानून राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस कानून का फायदा उठाकर बाहरी लोग यहां पर जमीनें खरीद रहे हैं और साथ ही लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू किया जाए।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड के सभी जिलों में ईट राइट मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी ईट राइट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए और धन सिंह रावत ने लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया और धन सिंह रावत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईट राइट मेले का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है और इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि लोग भोजन सही से करें और घर का भोजन करें, जिससे कि उनको पोषक तत्व मिल सके। और इन सभी के बारे में जानकारी दी गई और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को भी देखते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि हमने उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर अधिक से अधिक टेस्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि प्रतिदिन 25,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और हमें इस वायरस से बचना है। इसके लिए हमें अपने सभी अस्पतालों में दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करा दी है। हमारी सरकार ने जितने भी एयरपोर्ट हैं जो हमारे सीमाएं हैं अन्य राज्यों से जो लगी हैं, यहाँ पे अब हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है और सरकार हर स्तर पे जो है ये प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। हमने टारगेट ये दिया है कि 25,000 लोगों के टेस्टिंग हम डेली करेंगे। ईट राइट मेले हमारे लगभग हर जनपदों में आयोजन किए जा रहे हैं और इसका मुख्य संदेश ये है कि लोगों को जो है बहुत अच्छा भोजन करना है, अपने घर का खाना खाना है ताकि सब लोग सुखी भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें। और भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार के एक संयुक्त तत्वाधान में हम ये सभी जगह जो हमारा खाद्य सुरक्षा प्रसारण विभाग है उसमें के तहत हम सभी जगह आयोजन कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इसमें जन जागरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हर की पौड़ी पर थाली और ताली बजाकर मां गंगा बचाओ, धर्म बचाओ, देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अवैध खनन पर भी चर्चा की। साथ ही सुराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए एनजीओ को मां गंगा को साफ करने के लिए दिए हैं, पर लॉकडाउन में मां गंगा स्वतः ही साफ हो गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। हरीश रावत जी ने भी जीरो टॉलरेंस की बात करी थी, मां गंगा को नदी घोषित कर दिया और आज प्रायश्चित करते फिर रहे हैं। वही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का भी, जिस प्रकार मां गंगा को छलनी करके मां गंगा के साथ वो सनातन धर्म के गौ गंगा गीता गायत्री के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मां गंगा का चीरहरण कर रहे हैं। मां गंगा यथाशीघ्र उनको जवाब दे देगी और सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल जो है फूंक दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। बड़ी अपडेट आपको दे रही है विजय संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। सीएम धामी यात्रा में शामिल हुए, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा में शामिल हुए और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। बड़ी अपडेट आपको देते हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और तापमान के कम होने से लोगों को ठंड ने बेहाल कर दिया है। अब ऐसे में लोग ठंड को दूर करने के लिए सिर्फ आग का सहारा ले रहे हैं। जसपुर में लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती ठंड के चलते बाजार में लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों की बिक्री नहीं हो रही है। ठंड बढ़ने के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं। व्यापार को फिर तो ठंड से बहुत फर्क बैठ रहा है। दुकानदार तो आ रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं घर से निकल करके, और आज ठंड काफ़ी है, इसकी वजह से ग्राहक सुबह से ही नहीं है मार्केट में। दुकानदार सब खाली बैठे हैं। शीतलहर चल रही है 2 दिन से, बहुत दिक्कत पड़ रही है ठंड में। आग का सहारा लेना पड़ रहा है और कोहरे की वजह से बहुत परेशानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए भी परेशानी पड़ रही है।
सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी बूम के कार्य क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम खेतखेड़ा में एसएसबी की अध्यक्षता में नागरिक कल्याण कार्यक्रम किया गया, जिसमें एसएसबी की तरफ से 50 ग्रामीणों को निःशुल्क कृषि यंत्र बांटे गए और साथ ही बच्चों को खेल संबंधित चीजें भी निःशुल्क बांटी गई। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा कैंप में पशुओं की निःशुल्क जांच और मुफ्त में दवाइयां भी दी गई और एसएसबी अधिकारी मुरारी लाल ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों के लिए एसएसबी की तरफ से समय समय पर इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं, जिससे ग्रामीणों और एसएसबी के बीच समन्वय बना रहे। दो शब्द ये है कि 1963 से लेकर के एसएसबी ये कार्यक्रम हमेशा चलाती आई है। इससे पहले गांव में राइफल प्रशिक्षण के दौरान से लेकर के और आज बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के होते हुए भी ये कार्यक्रम करती जाती हैं। इससे अपनी भाईचारा और बंधुत्व की भावना को पब्लिक को देती है, जिससे कि पब्लिक के दिल में हमारे लिए जगह रहे और जगह बनी रहे पब्लिक के हमारे लिए, जिससे कि पब्लिक कोई भी असामाजिक तत्व पब्लिक को नुकसान न पहुंचा सके या किसी भी प्रकार का कोई होने वाले अनहोनियां न हो। मैं इसी उससे हम पब्लिक को हर चीज़। तो वहीं प्रशासन ने 24 घंटे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इसी कड़ी में सितारगंज में प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए खनन क्षेत्र में छापेमारी करके 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए। बता दें कि एसडीएम और तहसीलदार अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान सिसौना गांव में मुख्य सड़क पर 2 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। इनमें 70 क्विंटल खनन सामग्री की अनुमति थी, लेकिन ट्रॉली में करीब 150 क्विंटल ओवरलोड खनन सामग्री भरी हुई थी। जांच करने के बाद एक ट्रॉली में नंबर प्लेट भी नहीं लगी। आपको बता दें कि जिसके बाद खनन अधिनियम के तहत वाहनों को जब्त कर लिया गया है और एसडीएम का कहना है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि जो हमारा मेन चौराहा है उससे जो है खनन की ट्रॉली चल रही है और जो ओवरलोड है, तो इसमें हमने कल कार्रवाई की। 10 हमने पकड़ी हैं, जिसमें से 4 जो है वो बिना रॉयल्टी के हैं और उसमें बाकी में जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में भरा है, जो कि इसकी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। तो सर टीम बनाई है और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी टीम बनी है, इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी अभियान जो है जाएगा। तो वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत रुड़की पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी बैंक की 3 शाखाओं का उद्घाटन किया और सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय बनाया, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह को मंत्री बनाकर दी गई और उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से 6 लाख किसानों को 0% की दर पर ऋण दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनवरी महीने तक 1 लाख किसानों को ऋण वितरित करेगी, जिसके लिए जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के उद्घाटन से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 106 सहकारी बैंक की शाखाएं खोली गई हैं। आज हम कह सकते हैं कि सहकारी बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास और उनका रुझान बढ़ा है, जिसके चलते सभी बैंक लाभ में चल रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में पहली बार सहकारिता नया मंत्रालय बना है और देश के गृह मंत्री को जो है सहकारिता मंत्री भी बनाया गया। उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार ने अभी तक लगभग 6 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं और अभी 15 जनवरी तक हम 1 लाख किसानों को और अभी 0% पे ऋण देने के लिए जो है आजकल मेले लगा रहे हैं। तो ऋषिकेश में फिटनेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। बता दें कि ऋषिकेश में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
जिसका शुभारंभ 7 जनवरी को होगा। और 2 दिवसीय चलने वाले बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 13 जिलों से बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करेंगे और इस प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागी भी शामिल होंगी। और प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को एसोसिएशन की तरफ से पुरस्कारों की जगह साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। हम चौथी बार आयोजित कर हाँ 5वीं बार इसको आयोजित कर रहे हैं। बीच में शायद एक बार कोरोना काल के कारण हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था और 7 जनवरी को ये प्रतियोगिता होनी है और 7 जनवरी को इसमें पावर लिफ्टिंग होगी और 8 जनवरी को जो बड़ी प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन इसमें होना है। और ये परशुराम हॉल, अपना भरत मंदिर का जो परशुराम हॉल है, भरत मंदिर का भी इसमें हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, उसमें ये आयोजित होनी है। और इस बार इतना उत्साह है, अभी से दूर दराज उत्तराखंड से सब लोगों का लगातार इसमें आना बना हुआ है और लगातार हमसे जानकारियाँ मांगी जा रही है। ये प्रतियोगिता 8 जनवरी को भरत मंदिर परशुराम हॉल में निश्चित हुई है और इसका टोटल प्राइज मनी 6 लाख रुपए रखा गया है। महिलाओं इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की कम उपेक्षा रहती थी, तो हमने इसको महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किया है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और पूरा रामनगर एलआईसी के नॉर्थ स्टेट जोन के विकास अधिकारी संगठन का वार्षिक अधिवेशन नगर ने एक रिसोर्ट में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसमें 500 से ज्यादा विकास अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों ने विकास अधिकारियों को एलआईसी की नई नीतियों और विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक सुदीप जोशी ने कहा कि एलआईसी की ये 28वीं मीटिंग है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास अधिकारियों को बुलाया गया है। इस दौरान विकास अधिकारियों को एलआईसी की नई नीतियों के बारे में जो है जानकारी दी गई, उससे अवगत कराया गया। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी इस दौरान किया गया। इस दौरान आईओपी के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है एलआईसी विकास अधिकारी ही काम करते हैं और विकास अधिकारियों का एक ऑर्गेनाइज संगठन है, एकमात्र संगठन है रजिस्टर्ड जिसका नाम है NFIFWI, यानी कि ये जो है 1957 में बना। और इस संगठन में विकास अधिकारियों को आने वाली परेशानियाँ, विकास अधिकारियों को अभी होने वाली परेशानियाँ, भविष्य की में संभावित परेशानियाँ और उनको वर्केबिलिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रदान करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये आवाज़ ये संगठन प्रबंधन तक पहुंचाता है। और इसी उद्देश्य से हर जगह महासभाएं हम 2-2 साल में आयोजित करते हैं। इसमें जैसे एलआईसी को 8 क्षेत्र में बांटा गया है, हमारा संगठन भी 8 क्षेत्र में बांटा है। ये उत्तर। तो वहीं इस बीच रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बीते दिन रामनगर के निवासी अपनी पत्नी का प्रसव के लिए संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचे, जहां पर चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी की हालत काफ़ी नाजुक है और हॉस्पिटल में प्रसव कराना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आ गया और कुछ ही समय के बाद उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जबकि डॉक्टर की तरफ से जच्चा और परिवार को ज़बरदस्ती भगा दिया गया। और पीड़ित पति ने अभद्रता करने वाले डॉक्टर पर प्रशासन से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी, मैं सरकारी हॉस्पिटल गया कल 10:30 बजे करीब, तो मैंने अपनी घरवाली को दिखाया वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरनी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरी घरवाली को देखा, तो उन्होंने फिर देखने के बाद में 5 मिनट के बाद में ये बोला कि आपके बच्चा खतरे में है, आपके बच्चा बहुत ज़्यादा खतरे में है, आप जो है इसे बच्चे को जो सुशीला तिवारी ले जाइए। मैंने कहा सुशीला तिवारी क्यों ले जाइए, अभी घरवाली की इतनी तबीयत ख़राब नहीं है, अभी हल्की तबीयत ख़राब हुई है। नहीं, वो कह रहे नहीं इन्हें लेके जाना चाहिए, अभी लेके जाना चाहिए इनको। तो मैंने कहा नहीं मैम ऐसा है, अभी हल्की की तबीयत ख़राब हुई है, आप घरवाली से देखो, आप उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब में जाँच सब करा के रखी थी मैंने। पौड़ी विधानसभा में पूर्व विधायक ब्रजमोहन कोटवाल की पत्नी विजयलक्ष्मी कोटवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पौड़ी विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी की टिकट की दावेदारी पेश की। पौड़ी में पत्रकार वार्ता के दौरान विजयलक्ष्मी कोटवाल ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय ब्रजमोहन कोटवाल ने बीजेपी की आजीवन सेवा की है और उन्होंने कहा
कि उनके पति की तरफ से विधायकी के कार्यकाल में अपनी विधानसभा के अंदर कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। पत्रकार वार्ता के दौरान काफ़ी भावुक भी वो दिखाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षिका हूं और क्षेत्र की समस्याओं से बखूबी वाकिफ हूं। इस दौरान उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में नए कदम उठाते हुए विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर विकास कार्य किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वे अपने पति के आदर्शों पर चलते हुए विकास कार्यों के समर्पित भाव से कार्य करेंगी। सर, मेरे पति ने सन 95 से सेना से निवृत्त होकर के पार्टी की तन मन धन से सेवा की है। पार्टी ने भी उन्हें सम्मान दिया है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। लेकिन 2 बार पार्टी ने उनका टिकट काटा है। वो सबसे योग्य उम्मीदवार थे, पूर्व सैनिक थे, स्वच्छ छवि के और बहुत ही सरल मिजाज और विनम्र इंसान थे। फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काटा, लेकिन उन्होंने फिर भी पार्टी का विरोध नहीं किया और तन मन धन से पार्टी के कार्य में लगे रहे। अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने पार्टी की सेवा की। यदि उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनके आदर्शों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। नैनीताल के जिला मुख्यालय के गांव में NUGI और सरकारी अस्पताल के सहयोग से दिवंगत पत्रकार प्रशांत दीक्षित की स्मृति में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और स्वास्थ्य शिविर में आसपास के क्षेत्रों से आए मरीजों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत दिवंगत पत्रकार प्रशांत दीक्षित को याद करते हुए दीप प्रज्वलित करके 2 मिनट का मौन रखकर की गई और इस स्वास्थ्य शिविर की सभी गांव वासियों ने खूब सराहना की और कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर हर गांव में लगने चाहिए क्योंकि जिला अस्पताल इन गांवों से काफ़ी दूर है और इमरजेंसी में जिला अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह के स्वास्थ्य शिविर गांवों में लगेंगे तो कई लोगों को यहीं उपचार मिल जाएगा। मसूरी का पर्यटन स्थल मसूरी झील पर ठेकेदारों की तरफ से मुख्य गेट पर ताला बंद कर आपको बता दें कि कर दिया गया है, जिसको लेकर झील के दुकानदारों में भारी आक्रोश है और मसूरी झील बंद होने के कारण पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की माने तो वो मसूरी झील घूमने आए थे, लेकिन झील बंद होने के कारण वो काफ़ी मायूस हुए। मसूरी झील समिति के अध्यक्ष राजेंद्र थपलियाल ने कहा है कि ठेकेदारों की तरफ से झील के दुकानदारों का उत्पीड़न कर उनसे पिछले 2 साल का कोरोना काल का किराया मांगा जा रहा है। वहीं किराए को लेकर दुकानदारों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी के चलते ठेकेदार की तरफ से मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि कोविड काल में नगरपालिका प्रशासन के अधीन आने वाले पर्यटक स्थलों के किराए में ठेकेदारों को छूट दी गई है, लेकिन ठेकेदार की तरफ से इन्हीं पर्यटक स्थलों के दुकानदारों का उत्पीड़न कर किराया मांगा जा रहा है, जो न्याय उचित नहीं है। ऐसे में दुकानदारों ने पालिका प्रशासन के साथ ठेकेदार का विरोध करना शुरू कर दिया है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।